गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पद परिचय के बारे में जाना था। तो पद क्या है बेटा? पद एक सामान्यतः एक स्वतंत्र शब्द है ना, एक शब्द है पद केवल। लेकिन जब वाक्य में इसको हम प्रयोग करते हैं, वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और पद परिचय क्या होता है कि पदों का व्याकरण दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो आपको पता था पद परिचय के लिए हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला संज्ञा की बात करें तो संज्ञा जो होती है कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, है ना। और सब आप लिंग के बारे में जानते हैं। लिंग जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें संज्ञा की तो संज्ञा में देखो बेटा, जैसे लिखा है हरीश का घर दिल्ली में है, ठीक है बेटा। दूसरा है मदन घोड़े की सवारी कर रहा है। अब इन दोनों वाक्यों में देखेंगे आप कि जो हरीश और मदन है वो क्या हो गए बेटा? व्यक्तियों के नाम। दिल्ली और लखनऊ क्या हो गए? शहरों के नाम, है ना। ऐसे देखो एक और करते हैं उदाहरण हम कि लखनऊ गोमती के किनारे पर बसा हुआ है। अब गोमती क्या हो गया? गोमती नदी का नाम दे दिया है। तो ये संज्ञा कौन सी जाएगी आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप समझ गए होंगे जैसे कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक प्रकार कौन सा होता है? सबसे पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या क्या आता है कि जो शब्द संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का, किसी प्राणी का, किसी वस्तु का या स्थान का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम मनुष्य के नाम लें, शीला, मदन, उर्मिला, गीता, है ना, ये सब क्या हो गए बेटा? व्यक्तिगत संज्ञा के नाम हो गए। प्राणियों के नाम हो गए, जैसे हम बोलेंगे एरावत, और एरावत क्या है? हाथी का नाम। अगर खाली हाथी होता तो वो होती जातिवाचक, और एरावत आ गया, उसका नाम आ गया तो ये हो गई व्यक्तिवाचक। कामधेनु एक विशेष प्रकार गाय का नाम होता है ना। ऐसी वस्तुओं के नाम हो गए जैसे हल्दी वगैरह। स्थानों के नाम हो गए भारत, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, जर्मनी। तो ये सब जो विशेष नाम से जिनको या जो किसी विशेष व्यक्ति, जाति या भाव का बोध कराते हैं उसमें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे जातिवाचक। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। जैसे दिल्ली, आगरा आदि नगर हैं। कामधेनु, एरावत जानवर हैं। शीला, मदन मनुष्य हैं। गंगा, यमुना, गोमती नदियां हैं। इस प्रकार नगर, जानवर, मनुष्य, नदी आदि शब्द किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं, है ना। तो अगर हम तुलना करें, अब जातिवाचक में जैसे हो गया बालक, स्त्री, नगर, कुत्ता, नदी, पर्वत, ये क्या हो गए? जातिवाचक। अगर हम व्यक्तिवाचक की बात करें तो किसी का नाम रमेश, शीला, मुंबई, शहरी, गंगा नदी, हिमालय, है ना। तो ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम, ठीक है। अब जातिवाचक के बेटा 2 भेद होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक, एक होता है समूहवाचक। तो द्रव्य में क्या आता है? जो लिक्विड होता है ना, जिसको पिघाल सकते हैं, सोना, चांदी, प्लास्टिक, हमको पिघाल सकते हैं ना, तो ये आ जाता है हमारा द्रव्यवाचक में। समूहवाचक में क्या होता है ना, जो गुच्छा होता है, जो समुदाय होता है, जो भीड़ होती है। जैसे आपकी कक्षा किस में आती है? समूहवाचक में। सभा समूहवाचक में, है ना। सेना, टीम, भीड़, ये सब किस में आती है? समूहवाचक में। अब भाववाचक के बारे में जानते हैं। भाववाचक क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था या भाव का बोध होता है ना, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे क्या? ऊंचाई, नीचाई, क्रोध, भय, प्रेम, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, मोटापा, प्यार, ये सब क्या हो गया बेटा? भाववाचक संज्ञा, है ना। तो अब हमने जाना भाववाचक के बारे में, है ना। अब जानेंगे हम लिंग। लिंग जो आपको बताएं, लिंग सबका अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान का साधन, जिससे हम पहचान कर सकते हो, है ना, उसे लिंग कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब जो हमारे लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। अब होता है जैसे कि इन शब्दों में लिंग, जैसे अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, वो कौन? उनको बोलते हैं हम उभयलिंगी शब्द, है ना। जिनमें क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंग हो सकते हैं, लेकिन इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे मंत्री, जैसे इंजीनियर, जैसे डॉक्टर, जैसे मैनेजर, है ना। तो उदाहरण जो हैं ये क्या है? इनके अंदर जो होता है लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, है ना। अब आते हैं हम तीसरा रूप जो है वचन। अब वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अथवा अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, किताब, किताबें, है ना। तो जिनको हम गिन सकते हैं, है ना। तो हम इसके साथ संख्या विशेषणों का प्रयोग हो सकता है, जैसे 10 किताबें, 5 लड़के आदि, है ना। तो ये जहाँ हम गिनने का कार्य करते हैं वो होता है हमारा वचन, है ना। अब आ जाता है हमारा, आपको आज कारक के बारे में और बताऊंगी, फिर कारक के बाद जो हमारा अगला बचेगा सर्वनाम, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। अगर हम कारक की बात करें तो कारक शब्द का अर्थ होता है ना।
क्रिया को करने वाला। कारक का अर्थ क्या हुआ? क्रिया को करने वाला। वाक्य में क्रिया को पूरा कराने में अनेक संज्ञा शब्द साथ होते हैं, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। इस वाक्य में क्रिया क्या हो रही है? क्या काम हो रहा है? मारना हो रहा है। इस क्रिया को संपन्न करने में 3 संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। मोहन, कुत्ता तथा डंडा, अर्थात मारने की क्रिया संपन्न कर रहा है मोहन, और मार रहा है कुत्ते को तथा मारने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? डंडे का। तो डंडा जो है इसको साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। व्याकरण में संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध अलग अलग कारकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ मोहन क्या हो गया? कर्ता कारक, कुत्ता क्या हो गया? कर्म कारक में, तथा डंडा क्या हो गया? करण कारक में। इस प्रकार कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध आती है। यानी कि जो कारक होता है वो क्या करता है? वाक्य में जो संज्ञा शब्द आते हैं उसका संबंध क्रिया के साथ किया है वो बताना क्या कार्य हो, किसका काम होता है? कारक का। तो हम कारक के भेद के बारे में जानते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो भेद आता है वो होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है? कर्ता यानी क्रिया को करने वाला, है ना। तो इसका विभक्ति क्या होती है? ने, है ना। और दूसरा है आपका फिर कर्म। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है ना। और उसकी विभक्ति होती है को, या बिना किसी चिन्ह के भी हो सकता है। ये करण वे साधन जिससे क्रिया संपन्न होती है, और करण की विभक्ति क्या है? से, के द्वारा, के साथ, है ना। फिर अगला है हमारा संप्रदान, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है। यानी इसका जो विभक्ति होगी वो होगी के लिए, को और के निमित्त। अब अपादान, अपादान में क्या होता है? जिससे अलग होने का, तुलना या दूरी होने का भाव प्रकट होता है ना, जैसे से। अब संबंध का, के की, के, रा, रे, री, रे, है ना। और फिर उसके बाद है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होता है? में, कोमा, पर, है ना। ये क्रिया के संचालन का आधार है ना। अब अंतिम बचता है हमारा संबोधन कारक, है ना। संबोधन में क्या होता है? अरे, रे, ओ, हे, अरी, री, है ना बेटा। तो ये होते हैं हमारे कारक, ठीक है। तो अब हम कारक के बारे में और विस्तार से, कर्म और संबोधन कारक में क्या अंतर है, अपदान और करण कारक में क्या अंतर है, इसके बारे में कल बात करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं एक पद परिचय के 1-2 उदाहरण की, है ना। उदाहरण साथ साथ करते जाते हैं ताकि आपका उदाहरण भी आपका जो है वो साथ साथ क्लियर होता जाए। तो उदाहरण की बात करते हैं, जैसे रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था। अब था कौन से काल में हो गया बेटा? भूतकाल में, है ना। अगर आपके लिए आता है कि रमेश का पद परिचय दीजिए, खाली रमेश लिखा होता है, रमेश के नीचे आपका अंडरलाइन होगा और पूछा जाएगा रमेश का पद परिचय दीजिए। तो रमेश कौन सी संज्ञा हो गई? नाम आ गया ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब रमेश क्या हुआ? एक वचन या बहुवचन? एक वचन। अब रमेश लिंग कौन सा हुआ? पुल्लिंग, है ना। और कर्ता कारक यहाँ रहना क्रिया का कर्ता हो गया। अब यहाँ अगला आता है यहाँ का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ देखो बेटा, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रहना क्रिया के स्थान का द्योतक है ना बेटा। अब तीसरे में कौन सा विशेषण आ गया? कर्मसूचक, संख्यावाचक, और तीसरा यानी कि पुल्लिंग, तीसरा यानी कि एक वचन, और किसका विशेष्य है? ये बंगले का, है ना। अब आता है बंगले में। तो आप देखेंगे बंगले में कारक की कौन सी विभक्ति लग रही है ना। तो पहले बात करते हैं संज्ञा की। तो बंगले में संज्ञा कौन सी होगी बेटा? जातिवाचक है व्यक्तिवाचक? यहाँ नाम नहीं दिया है बंगले का, खाली बंगले में दिया है, तो संज्ञा हुई आपकी जातिवाचक। पुल्लिंग, एक वचन, और कारक कौन सा हुआ? अधिकरण कारक। अबे रहता था कौन सी क्रिया? अकर्मक, वचन एक वचन, है ना, अन्य पुरुष, और भूतकाल, क्योंकि रहता था किसमें आ गया बेटा? भूतकाल में, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, यह किताब मेरी छोटी बहन की है इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता। और आपको आता है कि आप यह का पद परिचय दीजिए। तो यह क्या हो गया? विशेषण। कौन सा वाला? संकेतवाचक या सार्वनामिक, ठीक है। दोनों में से हम एक लगा सकते हैं। और एक वचन हो गया, और किसका विशेष्य हुआ? किताब का। अब छोटी कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक। छोटी एक वचन, छोटी स्त्रीलिंग, है ना। और विशेष्य क्या है इसका? बहन, है ना। और अगर अगला आता है आपका जब वे घर पहुंचे तो शीला पढ़ रही थी। अब आपको बताना है वे का। तो वे किसका हो गया? आपका सर्वनाम। कौन सा भेद हुआ इसका? पुरुषवाचक का, अन्य पुरुष, बहुवचन, और क्या हुआ? वे यानी कि पुल्लिंग, ठीक है। अब घर के अंदर कौन सी संज्ञा आ जाएगी हमारी? जातिवाचक। घर क्या हो गया? पुल्लिंग। घर क्या हो गया? एक वचन। और घर क्या हो गया? कर्म कारक, है ना। अब पढ़ रही थी, अब पढ़ रही थी में काल कौन सा जाएगा बेटा? भूतकाल, है ना। और क्रिया कौन सी आ गई? सकर्मक क्रिया, है ना। और पढ़ रही थी कौन सा वचन हो गया आपका? एक वचन। और लिंग कौन सा हो गया आपका? स्त्रीलिंग, है ना बेटा। तो इस प्रकार से हमने
कुछ उदाहरण लेके जाना। एक उदाहरण और करते हैं, उसके बाद फिर हम कल करेंगे, है ना। मीरा वहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीरा की, तो मीरा के बारे में आप बताएंगे। अब मीरा कौन सी संज्ञा हुई? नाम आ गया ना बेटा मीरा का, तो ये हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मीरा क्या है? स्त्रीलिंग। मीरा क्या है? एक वचन, है ना। कर्ता कारक, पढ़ती थी, क्रिया का कर्ता हो गया। अब वहाँ वहाँ में कौन सा आ गया? क्रिया विशेषण। कौन सा वाला? स्थानवाचक। पढ़ती थी, क्रिया का स्थान निर्देश। अब पांचवी में वही आ जाएगा आपका कौन सा विशेषण? कर्मसूचक, संख्यावाचक। और पांचवी स्त्रीलिंग, पांचवी एक वचन। और किसका विशेष्य हुआ? कक्षा का। अब कक्षा में यानी कि संख्या कौन सी हुई? जातिवाचक। अब कक्षा में क्या हुआ? स्त्रीलिंग। कक्षा में कौन सा? एक वचन। और मैं आ गया तो मैं का जगह कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। अबे पढ़ती थी, है ना। पढ़ती थी में क्रिया कौन सी हो गई हमारी? अकर्मक क्रिया, है ना। और पढ़ती थी कौन सा लिंग हो गया? स्त्रीलिंग। पढ़ती थी एक वचन, पढ़ती थी भूतकाल, है ना बेटा। तो इस तरह से हमने जाना। अब आपको बेटा करना क्या, जो बताया गया है उसको आपको अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में करना है।